सभी को नमस्कार। तो देखो भाई, ये हमारा है सॉल्यूशन चैप्टर का तीसरे नंबर का लेक्चर। ठीक है, 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। उसमें हमने पिछले लेक्चर में कुछ हमने सांद्रता की इकाइयां पढ़ी थी। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपको जितनी भी सांद्रता की इकाइयां जो हमारी शेष बाकी रह गई हैं वो मैं आपको सारी आज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारी तीसरी जो इकाई थी वो हमने पढ़ ली थी भार आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चौथी इकाई, तीसरी नहीं चौथी इकाई। और चौथी इकाई कौन सी है? पार्ट्स पर मिलियन प्रति 10 लाख। ठीक है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, देखो अगली इकाई हमारी ये है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है समझना। मैं पहले लिखता हूं इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर इसका फॉर्मूला लिखूंगा, फिर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताऊंगा। देखो, विलयन के 10 की घात 6 भाग में घुले विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है, यानी पीपीएम कहलाती है। कहने का मतलब विलयन के 10 की घात 6 यानी विलयन के 10 लाख भाग में विलेय के कितने भाग उपस्थित हैं, इस चीज को हम किससे बताते हैं? पीपीएम से बताते हैं। तो भाई ये तो बहुत छोटी इकाई हो गई कि 10 लाख भाग में विलेय के कितने भाग हैं। तो इसका मतलब इसका उपयोग कहां किया जाता है? जब विलयन अत्यंत तनु हो। जब विलयन कैसा हो भाई? अत्यंत तनु, अर्थात विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो, तब आप इस कंसंट्रेशन का क्या करोगे? उपयोग करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कंसंट्रेशन मैं आपको बताऊं जनरली कहां यूज में होती है? जब हम जल की कठोरता या जल में प्रदूषक की मात्रा या वायुमंडल में प्रदूषकों की मात्रा इत्यादि की जब हम गणना करते हैं तो हम किसकी सहायता लेते हैं भाई? पीपीएम की सहायता लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि जल की कठोरता, जल की कठोरता कौमा वायुमंडल में प्रदूषक की मात्रा, प्रदूषक, वायुमंडल में प्रदूषक की मात्रा के गणना हेतु आप कौन सी इकाइयों का चयन करोगे? आप चयन करोगे पीपीएम, क्योंकि वहां पर प्रदूषक की मात्रा जो होती है वो कैसी होती है? बहुत ही कम। ठीक है, तो अब इसका सूत्र हम क्या लिखेंगे? इसका सूत्र लिखेंगे, देखो पीपीएम बराबर विलेय का भार, विलेय का भार किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का भार, और विलयन का भार भी किसमें? ग्राम में, गुणा किससे करोगे? 10 की घात 6 से। ठीक है, अब यहां पर अगर भार हो तो आप भार में भी ले सकते हो, और इसके बजाय अगर आयतन आपको दे रखा हो तो आयतन में भी आप कर सकते हो। फिर ऊपर क्या लिखोगे आप? विलेय का आयतन किसमें? विलेय का आयतन किसमें भाई? एमएल में। इसी तरह नीचे क्या लिखोगे आप? नीचे लिखोगे आप विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन भी किसमें? एमएल में, गुणा किससे कर दोगे? 10 की घात 6 से। ठीक है, तो आपको जो दोनों हैं विलेय और विलयन, वो दोनों आपको किस में लेने हैं भाई? एक ही आपको यूनिट में लेने हैं। और इससे आप कौन सी इकाई की गणना कर सकते हो? पीपीएम में आप सांद्रता की गणना कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आ गया समझ में? लिख लो भाई इसको एक बार। लिख लिया भाई? चलो अब इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करते हैं, देखना। तो आप क्या याद रखोगे कि पीपीएम हुआ, आगे एक पीपीबी भी आएगा। तो ये दोनों जो कंसंट्रेशन है ये कब यूज में होंगी? जब आपका जो विलेय है, जो विलेय की मात्रा है वो विलयन की तुलना में, या मैं कहूं विलायक की तुलना में कैसा है? बहुत ज्यादा कम हो। ठीक है, देखो अगला, देखो क्वेश्चन देखो पहले, इससे पहले समुद्री जल के प्रति किलोग्राम
ऑक्सीजन की मात्रा 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम प्राप्त हुई या घुली हुई है। ऑक्सीजन की मात्रा 5.8 घुली हुई है, घुली हुई है। यानी प्रति किलोग्राम अगर हमने समुद्री जल में ऑक्सीजन की मात्रा देखी तो कितनी घुली हुई है? 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम घुली हुई है। ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में, पीपीएम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, पीपीएम में आपको इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो भाई आंसर क्या होगा इसका। सबसे पहले तो जो गिवन डेटा है उसको आप लिखोगे। तो गिवन डेटा आपको क्या क्या दे रखा है? पहले नंबर पर आपको दे रखा है ऑक्सीजन की मात्रा। कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 5.8 गुणा 10⁻³ ग्राम। और विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है? विलयन की मात्रा दे रखी है आपको प्रति किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम प्रति किलोग्राम विलयन, यानी 1 किलोग्राम जल में आपकी इतनी मात्रा घुली है। तो 1 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है, पीपीएम में आपको इसकी सांद्रता बतानी है। तो पीपीएम में सांद्रता बता देते हैं भाई। पहले फॉर्मूला लिखोगे, अभी जो आपको बताया। किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आप उसका क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूले के नंबर होते हैं भाई। तो विलय की ग्राम में मात्रा बटे क्या बताया मैंने आपको? विलयन की ग्राम में मात्रा, गुणा किससे कर दो? 10⁻6 से। तो भाई कितना हुआ? 5.8 गुणा 10⁻³ यहां क्या था? 1000 गुणा क्या था? 10⁻6। ठीक है, तो देखो भाई नीचे 10⁻³ लिख सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं 3 जीरो का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह 10⁻³ लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां मिटा के। 1000 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ लिख सकते हैं। और ये जब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहां -3 पहले से है, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। -3 किसके हो जाएंगे? -6। और -6 से यहां पर क्या कट जाएंगे? +6 कट जाएंगे। यानी या आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 से भाई 3 तो कट गए, यहां पर क्या बचे? 10⁻+3 बचे। तो +3 से -3 भी कट गए। यानी हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 5.8 ppm। यानी जो ऑक्सीजन की सांद्रता निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 5.8 ppm। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, लिखो फटाफट। लिख लिया भाई। चलो अब जो हमारा 5वें नंबर का जो सांद्रता की इकाई आएगी वो कौन सी आएगी बच्चों? ppb। ppm हमने पढ़ ली, अब आएगी हमारी ppb। तो अगली हेडिंग आप लगाओगे नंबर 5, और नंबर 5 पर है ppb। ppb पार्ट्स पर बिलियन। और बिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁹। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विलियन के 10⁹ भाग में घुले विलेय के भागों की, विलेय के भागों की मात्रा ppb कहलाती है। ppb कहलाती है। यानी विलयन के 10⁹ भाग में कितने विलेय के भाग उपस्थित हैं उसको हम किससे दिखाएंगे? ppb से दिखाएंगे। ठीक है, तो सेम सा फॉर्मूला है। जहां पर आपने वहां पर 10⁻6 किया था वहां पर क्या कर देना? 10⁹ कर देना। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? विलेय का द्रव्यमान किसमें? द्रव्यमान किसमें लेना है हमको? ग्राम में। ठीक है, नीचे क्या है भाई? नीचे है विलयन का द्रव्यमान,
और विलयन का द्रव्यमान भी किस में है, ग्राम में है, ठीक है। गुणा किससे करना है, 10 की पावर 9 से, ठीक है। समझ गए इस बात को आप। पीपीएम में किससे करना था, 10 की पावर 6 से, पीपीबी में किससे करना था, 10 की पावर 9 से, ठीक है। तो बस इतना सा ही है, लिखो इसको, फिर हम इसके बाद अगली कंसंट्रेशन की टर्म पर चलते हैं। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ठीक है। साथ के साथ भी लिख सकते हो, वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके पूरा आप लिख लिया करो, ठीक है। क्योंकि आपके पास तो बटन है भाई, अब मैं यहां पर रुका रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करो बीच में और सारी चीजों को लिख लिया करो, और लिखने के बाद आप न्यूमेरिकल्स को भी जो मैं आपको कराता हूं उसको पॉज करके पहले सॉल्व किया करो। जब आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप फिर वीडियो को प्ले करके उसका सॉल्यूशन यहां देख लिया करो, ठीक है। तो देखो, 5वीं कंसंट्रेशन की टर्म हमने पढ़ ली। अब 6वीं जो हमारी इंपोर्टेंट भाई, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 6वीं जो हमारी इंपोर्टेंट कंसंट्रेशन निकल के आती है वो आती है मोलरता, मोलरता, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी, जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, कैपिटल एम से। इसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मोलरता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसके क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स लिखेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। देखना मोलैरिटी की डेफिनेशन, देखना भाई, डेफिनेशन देखना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यानी अगर सांद्रता की इकाई आप कैसे देखो कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या की सांद्रता को आप क्या कहोगे, उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। संख्या को उस विलयन की, बीच में ऐड कर देना आप, उस विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। देखो, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो मोलरता को हमने पहले कुछ बातें और देख लो, ठीक है। मोलरता को हमने किससे व्यक्त किया है, कैपिटल एम से। तो अगला आप ये लिखोगे कि मोलरता को कैपिटल एम द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगली बात क्या लिखोगे जो इंपोर्टेंट है, देखो, मोलरता ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है। क्यों घटती है, देखो, पहले फॉर्मूला लिखता हूं इसका, फिर समझाऊंगा इस पॉइंट को। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें लेना है, किसमें लेना है बच्चों, लीटर में लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, मोलरता का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां देखो, विलयन का आयतन लिया है आपने, और जहां भी आयतन आ जाए, ये बात माइंड में रख लो, जिस भी फॉर्मूले में आपका आयतन आ जाए वो आपकी सांद्रता की इकाई ताप द्वारा प्रभावित होगी। क्यों होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन भी कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और आयतन कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। और आपने 11वीं क्लास में एक चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, वो लॉ पढ़े थे ना आपने, गैलोसेक का आयतन वगैरह, वो सारे नियम पढ़े थे। तो वहां पर देखो आपने क्या पढ़ा था, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, ठीक है। और अगर हम वायुमंडलीय दाब पर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 एटीएम, यानी ये कैसा हो चुका है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, एन बराबर क्या है, मोलों की संख्या, आर बराबर क्या है, गैस कांस्टेंट, आर बराबर भी क्या है, गैस कांस्टेंट। तो यहां से क्या बचा, वी, और यहां से क्या बचा, टी। तो यहां पर हम कह सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, टी के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो क्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। और मोलरता और आयतन में कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको, मोलरता और आयतन में आपको क्या व्युत्क्रमानुपाती का निशान लिख रहा है, दिख रहा है ना, नीचे आ रहा है। आयतन बढ़ेगा
तो मोलरता आपकी घटेगी। ठीक है, वही बात आ गई, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता आपकी कैसी होगी, घटेगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि जहां भी किसी भी सांद्रता की इकाई में ताप आ रहा, आयतन आ रहा है, तो ताप बढ़ाने पर उसके मान कैसे होंगे, कम होंगे। वो ताप द्वारा क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर आयतन नहीं आ रहा, अगर सूत्र में आयतन नहीं आ रहा है तो वो ताप से प्रभावित नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षा में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी सांद्रता की इकाई ताप द्वारा प्रभावित होगी, या निम्न में से कौन सी इकाई ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगी। तो आपको एक ही बात माइंड में याद रखनी है कि अगर फॉर्मूले में आयतन है तो ताप द्वारा प्रभावित होगी, सांद्रता की इकाई की जो मान है वो कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर फॉर्मूले में आयतन नहीं है तो वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया। इसके बाद एक फॉर्मूला और हम लिखें तो मोल बराबर क्या होता है, बताओ। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, यही तो होता है। और अणुभार को और क्या बोलते हो आप, मोलर द्रव्यमान भी बोलते हो। ठीक है, तो हम मोल की वैल्यू भी रख सकते हैं, वैल्यू रख के हम दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता m बराबर हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार, भार किसमें, ग्राम में। ठीक है, बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें लेना है आपको, लीटर में लेना है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको लीटर में नहीं देके रखेगा, वो आपको मिलीलीटर में लिखेगा। तो मिलीलीटर में जब भी आ जाए तो आपको पता है 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो जब भी आपका मिलीलीटर में अगर आपको आयतन दे रखा हो तो आप ऊपर किसका गुणा कर देना भाई, 1000 का गुणा कर देना। ये गुणा कब करोगे, जब नीचे क्या दे रखा हो, मिलीलीटर में आपका आयतन दे रखा हो, तो ऊपर आप 1000 से गुणा कर सकते हो। ठीक है, और अगर लीटर में आपको वैल्यू दे रखी है तो ऊपर 1000 से गुणा करना आपको नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके आ गए। इन दोनों फॉर्मूलों को लिखो, फिर आपको मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है ये सारी चीजें। ठीक है, एग्जाम में तो आपको जो डेफिनेशन आपको मैंने लिखाई है वो की वो ही आपको लिखनी है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कई जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको सेमी मोलर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सेमी मोलर का मतलब क्या है, सेमी मोलर का मतलब है मोलरिटी में 2 का भाग लगा दो, जो मोलरता है उसमें 2 का भाग लगा दो। ठीक है, पेंटी मोलर मिल जाए तो पेंटी मोलर में किसका भाग लगाओगे आप, 5 का भाग लगाओगे। ठीक है, पेंटा मोलर मिल जाए तो पेंटा मोलर का मतलब क्या है, आप किसका भाग लगाओगे, भाग नहीं, आपको गुणा करना है किसका, 5 का, किसके साथ, मोलरता के साथ। इसके साथ इसको लिखो, फिर आगे आपको 2-3 और बताता हूं मैं। डेसीमोलर हो गया, सेंटीमोलर हो गया। ठीक है, लिख लो पहले, इसको लिख लिया। ठीक है, अब देख लो डेसीमोलर। तो डेसीमोलर कितना होता है, डेसीमोलर का मतलब नीचे आप भाग लगाओगे 10 का। सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर में आप भाग लगाओगे किसका, 100 का। ठीक है, एक और लिख लो, चलो बहुत है इतना ही। ठीक है, बहुत है, सफिशिएंट है, लिख लिया। चलो भाई, और हां डेकामोलर आ जाए। ठीक है, या आपको मिलीमोलर बोल दे, तो मिलीमोलर में आप किसका भाग लगा दोगे, मिलीमोलर में आप भाग लगा दोगे किसका भाई, 1000 का। किसमें, मोलरिटी में। तो चाहो तो उसको भी लिख लो, मिलीमोलर लिख ही लो। जब ये सारी चीजें लिखी हैं तो इसको भी लिख लो, मिलीमोलर। और मिलीमोलर में किसका भाग लगा देना, 1000 का भाग लगा देना। ठीक है, चलो अगली वैल्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट, फिर चलेंगे। ठीक है, देखो भाई न्यूमेरिकल देखो, देखो भाई क्वेश्चन देखो। अब बड़े सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। ठीक है ना, आपको यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तो बड़ा सीधा सा सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए ऐसा क्वेश्चन आपको रख के देगा। ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं करवाएगा आपसे। खासकर मैं आरबीएससी की बात करूं तो एज इट इज फॉर्मूले ही उठा के रख देता है, सिर्फ क्या करता है, थोड़ी बहुत वैल्यूज को चेंज कर देता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखना भाई, 40 ग्राम, चलो इसको और बढ़ा देते, 80 ग्राम NaOH 500 ml जल में, 500 ml जल में घुला हुआ है,
घुला हुआ है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दे क्या रखी है वैल्यू, पहले तो आंसर, और जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखोगे। वैल्यू हमें दे रखी है, पहली तो हमें दे रखी है विलेय का भार, विलेय का भार, और विलेय का भार कितना दे रखा है हमको, 80 ग्राम। फिर हमें और क्या चीज चाहिए सर, हमें विलेय का अणुभार भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में और क्या आ रहा है, अणुभार। किसका निकालना है, NaOH का। तो देखो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना होता है, 23। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 8 इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार इसका कितना है, 16 है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो स्टार्टिंग के जो विषम परमाणु है ना, विषम परमाणु नहीं, जिनका विषम एटॉमिक नंबर है, जिनका विषम परमाणु क्रमांक है, उनका दुगना करके एक ज्यादा होता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो इसका 22 नहीं है, इसका क्या है, 23 है। पोटेशियम का कितना है आपका, 19, तो 19 का दुगना कितना है, 38, लेकिन 38 नहीं है, उसका कितना है, 39 है। क्यों है, क्योंकि 19 कैसा है, विषम नंबर है। तो विषम नंबर में क्या होता है, जनरली दुगना करके एक और ज्यादा होता है। सामान्य बात बता रहा हूं, जैसे ही आगे आगे जाओगे ये कहानी चलती नहीं है, ये आपको तो याद रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1 होता है। सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आगे देखो। अब क्या चाहिए आपको, आयतन चाहिए। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, बताओ भाई। विलयन का आयतन, आयतन किसमें होगा, लीटर में, मिलीलीटर में, डेसीमीटर क्यूब में। ये मैं आपको पहले भी बता देता हूं, दोबारा लिख लो। 1000 ml 1 डेसीमीटर क्यूब, 10 की पावर 3 मीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ये वैल्यूज भी आप याद रखोगे। ठीक है, विलयन का आयतन साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है हमको कितना, 500 ml। ठीक है, अब हम फॉर्मूला रख देंगे। मोलरिटी बराबर क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार को मैं WB से दिखा रहा हूं, बटे क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय के अणुभार को मैं MB से दिखा रहा हूं। उल्टा गुणा किससे है, आयतन से। और अगर आयतन ml में होगा तो ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। मैंने बताया था ना कि अगर आयतन ml में है तो ऊपर किससे गुणा कर देना, 1000 से। तो फॉर्मूला आपको मिल गया, वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, मोलरिटी बराबर विलेय का भार कितना दे रखा है, 80 गुणा 80 ग्राम, चलो यूनिट भी साथ में लिख देते हैं, गुणा 1000। नीचे क्या है, विलेय का अणुभार कितना है, 40 ग्राम मोल इनवर्स, गुणा आयतन, आयतन कितना दे रखा है, 500 ml। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया, 40 से ये 80 कितनी बार गया, 2 बार। 500 से 1000 कितनी बार गया, 2 बार। मोल ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। भाई नीचे किसका है, माइनस का। ऊपर जाएगा तो मोल किसका हो जाएगा, प्लस का। नीचे ml किसका है, प्लस का। ऊपर जाएगा तो ml किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी ऊपर जाने पर चिन्ह कैसे हो जाएंगे, दोनों के परिवर्तित हो जाएंगे। तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। तो मोलरिटी कितनी आई, 4। यूनिट क्या आएगी, ऊपर मोल गया तो प्लस का, ऊपर ml गया तो माइनस का, मोल ml इनवर्स। और जनरली यहां पर जो मैं बताऊं, अपन ने जो 1000 किया है ये किसके लिए करा है, इसको लीटर में बदलने के लिए। तो ये किस में चेंज हो चुका है भाई, लीटर में चेंज हो चुका है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या आ गई, आपकी मोलरिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ गया आप बात को, लिख लो भाई इसको। कंसंट्रेशन की टर्म्स है हमारी मोललता की। ठीक है, तो देखो मोलरता के बाद हमने स्टार्ट किया है मोललता, मैंने लिख दिया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, देखो भाई मोललता क्या होती है कि जब आप विलयन नहीं, यहां तो पहले की बात आप विलायक लोगे, विलयन को तो लोगे ही नहीं। तो क्या बोला मैंने आपको कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय के मोलों की संख्या होगी, या विलेय के मोलों की संख्या लिख दो, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहेंगे। यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कितनी उपस्थित है उसे हम क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। और मोल का फॉर्मूला आपको पता है, मोल का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, क्या होता है भाई, भार बटा अणुभार। क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो वही बात आ जाएगी, विलेय का भार
ग्राम में बटे विलेय का अणुभार और साथ में विलायक का भार, और विलायक का भार किस में लिखना है आपको, किलोग्राम में लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको ग्राम में दे रखी है न्यूमेरिकल में वैल्यू, अगर आपको ग्राम में दे रखी है तो आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। फिर उस कंडीशन में आप ऊपर किससे गुणा कर दोगे, 1000 से गुणा कर दोगे। ठीक है, यूनिट क्या हो गई, ऊपर क्या आएंगे इसके मोल, भाई भार बटा अणुभार क्या है, मोल, तो ऊपर तो क्या है मोल और नीचे क्या है भार, और भार किस में दे रखा है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम ऊपर में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल प्रति किलोग्राम। और इस फॉर्मूले में क्या कहीं आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है क्या फॉर्मूले में, नहीं, तो कहीं आयतन नहीं दे रखा है, इस वजह से ये इकाई जो है वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो यहां ये मस्ट पॉइंट याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। तो मोलरता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं आयतन नहीं आ रहा है, तो आयतन ही ताप के द्वारा प्रभावित होता है, तो आयतन नहीं है तो ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार लिख लो इसको, फिर हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। लिख लिया, चलो इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, जो एग्जाम में पूछ चुका है, आपको आ चुका है एग्जाम में। देखो भाई न्यूमेरिकल देखो, ठीक है, और एग्जाम में पूछ चुका है इसको। ठीक है, देखो 10% W/W जलीय H2SO4 की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप देख लेना भाई, मोलरता और मोललता में कहीं आप मोलरता का फॉर्मूला लगा के उसको गलत कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करोगे आपके मोलरता है या मोललता। मोललता आपको मिल गया यानी विलायक आएगा, फॉर्मूले में आयतन तो नहीं आएगा। अब आपको क्या दे रखा है भाई, ना उसने विलेय का भार दिया, ना अणुभार, ना कुछ ना कछा, उसने क्या दे दिया, सिर्फ आपको 10% W/W। तो हमें तो W/W का मतलब पता है, हम तो इसको पहले पढ़ चुके हैं। W/W का मतलब क्या होता है बताओ, कि 10%, तो 10% का मतलब क्या है, W भी किसमें, ग्राम में, और नीचे जो विलयन है वो भी किसमें है, ग्राम में। तो इसका 10% का मतलब क्या है कि जो 10% आपका H2SO4 है, 10 ग्राम जो H2SO4 है वो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो हम इससे कह सकते हैं 10% W/W H2SO4 का अर्थ 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो अब तो हमें पता चल गया, विलेय के भार हमको मिल गए कितने भाई, 10 ग्राम। विलेय का भार किसको घोल रहे हो, H2SO4 को, तो कितना घोला है आपने, 10 ग्राम घोला है। विलयन का भार, आपको विलयन का चाहिए क्या, नहीं, हमें तो किसका चाहिए, विलायक का भार चाहिए। तो विलायक का भार कितना निकलेगा भाई, विलयन का कितना है 100 ग्राम, और घोला किसमें, इसमें 10 ग्राम, तो जो विलायक का भार निकलेगा वो कितना निकलेगा, 90 ग्राम। भाई मैंने 100 ग्राम विलयन बनाया है, उसमें मैंने 10 ग्राम क्या है मेरा, उसमें 10 ग्राम क्या है, H2SO4 है। तो बताओ पानी कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 10 ग्राम अगर H2SO4 है तो आपका 90 ग्राम पानी होगा। वही हमने किया है कि विलायक जो है वो कितना है हमारा, 90 ग्राम। तो आप क्या रखोगे कि जो विलायक का भार है वो कितना है, 90 ग्राम। अब विलेय का हमें क्या चाहिए, अणुभार भी चाहिए, तो विलेय का अणुभार भी निकाल लेते हैं। विलेय कौन दे रखा है, H2SO4, तो विलेय का अणुभार कितना निकलेगा, हाइड्रोजन का वजन कितना होता है भाई, 1 वजन होता है। हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन का वजन कितना हो जाएगा, 2। सल्फर 1 का कितना होता है, सल्फर 1 का होता है 32, ठीक है, प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 चौकू 64, तो 64 तो यहां से 32 यहां से और 2 यहां से, तो इसको मिलाओगे तो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम मोल इनवर्स। तो जो विलेय H2SO4 है उसका अणुभार कितना आया, 98 ग्राम मोल इनवर्स। तो फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला मोलरिटी का बराबर क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार हम WB से दिखा देते हैं, बटे विलेय का अणुभार MB से दिखा देते हैं, विलायक का भार इसको हम WA से दिखा देते हैं। अब भार किसमें है आपको, ग्राम में। भार किसमें दे रखा है आपको, विलायक का, सॉरी ये तो विलयन है, विलायक का किसमें दे रखा है, 90 ग्राम, ग्राम में दे रखा है। हमें तो किसमें चाहिए, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपका किसका आ गया, मोललता का आ गया। वैल्यू रखो, विलेय का 10, नीचे क्या है 98, आयतन कितना दे रखा है 90, ऊपर किससे गुणा कर दोगे 1000 से। तो जब जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 1.134 ग्राम
मोल किलोग्राम इनवर्स। ये किसकी यूनिट आ गई? आपकी मोललता की इकाई आ गई। ठीक है, तो ये पूरा न्यूमेरिकल आप अच्छे से लिख लीजिए। चलो अब अगला जो हमारा है वो है हमारी नॉर्मलता। अगली जो सांद्रता की इकाई है उसकी हेडिंग लगाओगे नॉर्मलता। ठीक है, तो मोलरता और मोललता दोनों तो है ही भाई आपकी इंपॉर्टेंट। नॉर्मलता से भी कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मलता में आपको क्या है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, आपको तुल्यांकी भार निकालना पड़ता है। तो तुल्यांकी भार की वजह से ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में फेवरेट है नॉर्मलता। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको देखना है। नॉर्मलता बोलेंगे क्या इसको? नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, डेफिनेशन देखो पहले। 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, ध्यान देना भाई, नॉर्मलता को क्या बताया मैंने कि 1 लीटर विलयन में क्या घुला है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है, कैसे निकालते हैं? पहले फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए डायरेक्ट, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला लिखता हूं जो आपको हर जगह काम में आएगा। नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, और विलेय का भार किसमें? ग्राम में। ठीक है, बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अभी बताऊंगा तुल्यांकी भार भी कैसे निकालना है। तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर मैं निकालता तो ऊपर लिख देता हूं, चलो आपके लिए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हम? वही विलेय का भार बटे नीचे क्या रखते? तुल्यांकी भार। तो वही तो किया है हमने मोल की तरीके से, कि ऊपर तो क्या रख दिया हमने? विलेय का भार, और नीचे क्या रख दिया? विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने उन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला आपके लिए फाइनल लिख दिया। ठीक है, तो नॉर्मलता के लिए आपको फॉर्मूला मिल गया। अब यहां पर एक नई चीज आ गई कि भाई सर ये तुल्यांकी भार क्या है? तो देख लो, समझ लो तुल्यांकी भार को भी पहले। भाई तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार में आपको क्या करना है? मोलर भार में या मोलर द्रव्यमान में या अणु भार में आपको भाग लगाना है। किसका? H प्लस आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा हो जितने का, उसका भाग लगाना है आपको। संयोजकता अगर आपको पता है तो उसका भी आप लगा सकते हो, संयोजकता। और इसको और क्या बोला है? वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो दिए गए H प्लस आयनों की संख्या, दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन या संयोजकता, किसी का भी अगर आप भाग लगा दोगे किसमें? मोलर भार में, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? आपको मिल जाएगा तुल्यांकी भार। ठीक है, तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दिया है मोलर भार का। अब आप में वैसे भी दे रखा होगा कि कहीं क्षार दे रखा होगा, तो आप ऊपर लिख रखोगे कि क्षार की सांद्रता, नीचे बटे में रखोगे आप अम्लता, इसी तरीके से आप अम्ल में करोगे। तो वो अपन को ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं समझना, अपन को क्वेश्चन करना है, यहां से न्यूमेरिकल करना है। तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता दिया कि मोलर भार में आप H प्लस आयनों की संख्या का, OH माइनस आयनों की संख्या का, जितने का ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा है उसका, या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो सब का आप अगर आप भाग लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तुल्यांकी भार मिल जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके बताता हूं तुल्यांकी भार का। देखो देखना भाई, ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? COOH 0.2H2। ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है, फेवरेट है ये एग्जामिनर का, इस वजह से मैं आपको इसी का बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो जब इसकी रिएक्शन होती है तो पानी में जाके, भाई विलयन की बात कर रहे हैं हम, पानी में जाके ये क्या करता है? 2 H प्लस आयनों का त्याग करता है। यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बनाता है? ऑक्जिलेट आयन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ये ऑक्जिलेट आयन बनाता है। और इस तरीके से ये कितने आयनों का त्याग करता है? 2 H प्लस आयनों का त्याग करता है। ठीक है, तो हमें नीचे H प्लस आयनों की संख्या मिल गई कितनी? 2। ठीक है, तो आप इसका, जब आप इसका अणुभार कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आएगा? 126 निकल के आएगा। 2 कार्बन है,
एक कार्बन का कितना होता है 24, ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इन जब आप सबको जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा 126 निकल के आएगा। और दिए गए H+ आयनों की संख्या कितनी निकल के आई 2 निकल के आई। तो 126 में आप जब 2 का भाग लगाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी 63। यानी ऑक्जेलिक अम्ल का मोलर जो भार है वो तो कितना है 126 और जो इसका तुल्यांकी भार है, जो तुल्यांकी भार कितना है इसका 63। ठीक है, समझ गए। तो आप तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? अब आपको मैं बोलूंगी जैसे NaOH का तुल्यांकी भार बताओ, तो आपको पता है NaOH तो पानी में जाके क्या करेगा भाई, Na+ बनाएगा और OH- बनाएगा। यानी दिए गए OH- आयनों की संख्या कितनी है 1। तो अब मैं नीचे 1 का भाग लगाऊं या ना लगाऊं, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे भाई मैं नीचे 1 का भाग लगाऊंगा तो वैल्यू बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। यानी NaOH का तो मोलर भार भी 40 है और इसका तुल्यांकी भार भी कितना है 40 है। क्यों? क्योंकि OH- आयनों की संख्या कितनी है 1 और अगर आप 1 का भाग लगाओगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए आप बात को? एक बार इसको लिखो फिर हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। लिए भाई चलो, अब इसमें भी वो देख लो सेमी मोलर क्या है वगैरह वगैरह, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, तो उसको भी समझ लो आप। कहीं पर आपको दे रखा हो सेमी मोलर तो चक्कर में पड़ जाओ। ठीक है, सेमी मोलर विलयन की बात करेगा अगर आपसे, मोलर नहीं, यहां पर हम क्या लिखेंगे सेमी नॉर्मल। तो सेमी नॉर्मल विलयन का मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी में किसका भाग लगा देना 2 का। अगर आपसे पेंटी नॉर्मल की बात करें तो पेंटी नॉर्मल विलयन के लिए आप किसका भाग लगाओगे 5 का। लेकिन याद रखना अगर आपसे पेंटा नॉर्मल बोले तो पेंटा नॉर्मल विलयन के लिए आप क्या कर दोगे 5 का गुणा कर दोगे, किसके साथ, नॉर्मेलिटी के साथ। और अगर डेका नॉर्मल बोले, डेका नॉर्मल अगर विलयन बोले तो आप 10 का गुणा कर देना n के साथ। और अगर आपसे डेसी नॉर्मल बोले तो डेसी नॉर्मल विलयन का मतलब n में भाग लगा देना 10 का। और अगर आपसे सेंटी नॉर्मल विलयन बोले तो सेंटी नॉर्मल में आप भाग लगा दोगे किसका 100 का। और अगर आपसे मिली नॉर्मल बोले तो मिली नॉर्मल में आप भाग लगा दोगे 1000 का। और अगर आपसे माइक्रो नॉर्मल बोले तो 10 की पावर 6 का भाग लगा देना। ठीक है, समझ गए। ये सारी बातें आपको जनरली, वैसे तो 12वीं क्लास में जो आपको 1 नंबर का आएगा उनमें तो जनरली पूछ नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा माइंड में याद रखोगे। चलो भाई अगली कंसंट्रेशन की टर्म की तरफ चलें। लिख लिया, चलो 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 भाई देखो न्यूमेरिकल देखो 0.5 NaOH के 200 ml विलयन में NaOH की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि मैंने भाई 0.5 नॉर्मेलिटी का मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। और सॉल्यूशन किसका बनाया है भाई, सॉल्यूशन बनाया है NaOH का। तो मुझे बताओ कि 0.5 NaOH का विलयन बनाने के लिए, और विलयन कितना बनाया है, विलयन बनाया है मैंने 200 ml, तो मुझे कितना NaOH इसमें घोलना पड़ेगा। यानी अगर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है भाई 0.5 N, जिसकी नॉर्मलता कितनी है 0.5 N, और मैंने कितना विलयन बनाया है, मैंने 200 ml विलयन बनाया है, तो मुझे इसमें कितना NaOH घोलना पड़ेगा, कितने ग्राम मुझे NaOH इसमें घोलना पड़ेगा, ये यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो नॉर्मलता की हमको पता है भाई, नॉर्मल, पहले तो गिवन डेटा लिख लो। चलो गिवन डेटा आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.5 दे रखी है। ठीक है, आपको आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है आयतन 200 ml दे रखा है। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं आयतन। ठीक है, और क्या दे रखा है, और तो कुछ नहीं है। NaOH का आप क्या निकाल लो, NaOH का तुल्यांकी भार। तो आपको अभी मैंने बताया था कि NaOH में तो भाई OH- आयनों की संख्या कितनी है 1 ही, तो 1 का भाग लगाओगे तो भी चेंज नहीं होगा, तो इसका तुल्यांकी भार भी क्या निकल के आता है 40 निकल के आता है। इसके बाद और कुछ है नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए NaOH की ग्राम में मात्रा या ग्राम में द्रव्यमान, ये हमें नहीं पता। तो अब इसके लिए हम नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, EB इक्विवेलेंट वेट।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। उसकी वजह से हमने क्या लिख दिया, ईबी। इनटू क्या करना है हमें, विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन किसमें, लीटर में, और लीटर में दे रखा है क्या, नहीं एमएल में। तो लीटर में करने के लिए हम ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करो। एन की जगह क्या रखोगे, 0.5 बराबर डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, ये तो हमें निकालना ही है, डब्ल्यू बी तो हमें निकालना ही है, कितने ग्राम घोलना पड़ेगा। ईबी आपको दे रखा है कितना, 40। आयतन आपको दे रखा है कितना, 200। ऊपर गुणा किससे करोगे, 1000 से। ठीक है, कर दिया भाई। चलो चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, कर्ण गुणा करो। 0.5 गुणा किससे हो जाएगा, 40 से, गुणा किससे हो जाएगा, ऊपर 200 से, बटे में नीचे कौन आ जाएगा, 1000। ठीक है, बराबर किसके आएगा, ये NaOH की मात्रा के, और वो भी वजन किसमें, ग्राम में। तो देखो भाई 200 से 1000 कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 बार गया। और 5 से 5 कितनी बार कटा, 0.1 बार, पॉइंट लग रहा है ना। और 40 का गुणा 0.1 से करोगे तो कितना वजन आ जाएगा, 4 ग्राम। यानी NaOH की जो मात्रा है, NaOH की जो मात्रा है वो कितनी निकल के आई बच्चों, NaOH की मात्रा निकल के आई आपकी 4 ग्राम। ठीक है, तो 4 ग्राम NaOH जब आप घोलोगे 200 ml में, तब जाके आपका सॉल्यूशन कितना बनेगा, 0.5 नॉर्मेलिटी का बनेगा। ठीक है, लिख लो भाई इसको। चलो भाई, अब एक जो आपका अंतिम बचता है, जो आपके सिलेबस में है 12th क्लास के में, वो है आपका मूल अंश। ठीक है, एक और है वैसे फॉर्मेलिटी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं उसको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हमें वो चीज क्लियर करनी है जो हमारे सिलेबस के अंदर है और जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, देखना नवी टर्म कौन सी है, मूल भिन्न, या ऐसे हम और क्या कहते हैं, मूल अंश, जिसको हम किससे दिखाते हैं, काई से। ठीक है, इसकी ये जो ग्रीक वर्ड है भाई, इसको काई बोलते हैं, काई। ठीक है, जैसे साई होता है ना, उसी तरह काई होता है। ठीक है, इसको कई कई जगह एक्स भी बोल देते हैं। तो एक्स नहीं है, एक्चुअल में तो क्या है, ग्रीक शब्द है, और प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, काय। ठीक है, CHI। ठीक है, देखो मूल भिन्न क्या है, देखना इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मूल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने मान के चलो कोई सॉल्यूशन बनाया मैंने, उसमें 2 घटक हैं, ए है और बी है। तो इस सॉल्यूशन में ए के तो कितने मोल हैं और बी के कितने मोल हैं, इन दोनों के मोल का जो अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। कि आपने कोई विलयन बनाया और मान के चलो आपने द्विअंगी विलयन बनाया, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें 2 घटक होंगे, तो एक घटक का कितना मोल है, दूसरे घटक का कितना मोल है, उनका जो अनुपात है उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, मोल अंश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो, चलो एक लाइन लिख लो, क्या लिखोगे, मिश्रण में किसी अवयव का मूल अंश कैसे निकालोगे, मूल अंश कैसे निकालना है हमको, अवयव के मूल तथा मिश्रण में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों का अनुपात होता है। समझ गए, तो जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर और नीचे टोटल सॉल्यूशन के मोल, उसका जो अनुपात निकलेगा वही क्या आएगा, आपका मोल अंश निकल के आएगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, x बराबर या काय बराबर विलयन के एक घटक का मोल बटा विलयन के कुल घटकों के मोल। तो जो इनका अनुपात निकलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, मोल अंश कहेंगे, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, काय के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारे मिश्रण में 2 घटक हैं, द्विअंगी विलयन ए व बी, जिसमें ए व बी हैं तथा इनके मूल कितने हैं, Na व Nb हैं। अतः
अगर मैं A का मोल अंश निकालूं तो ऊपर किसके मोल A के और नीचे टोटल मोल Na प्लस Nb। और इसी तरह अगर मैं B का अंश निकालूं तो B का अंश कैसे निकालूंगा, ऊपर B के मोल और नीचे टोटल मोल विलयन के Na प्लस Nb। ठीक है, तो इस तरीके से आप A के घटक का क्या निकाल सकते हो, मोल अंश आप निकाल सकते हो। और जो टोटल मोल अंश होता है वो किसके बराबर होता है, इकाई के बराबर, 1 के बराबर होता है। यानी अगर हम यहां से XA प्लस XB करें तो XA प्लस XB किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो काय A और काय B किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और अगर 3 घटक भी होंगे तो 3 घटकों का योग भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। क्यों आएगा, क्यों आएगा समझो भाई। अगर मैंने टोटल सॉल्यूशन बनाया तो परसेंट तो 100 ही निकल के आएगा। अरे भाई मैं कहूंगा इसका 50% है, इसका भी 50% है, या इसका 30% है, इसका 70% है, तो ओवरऑल तो कितना निकल के आएगा, 100 ही निकल के आएगा। तो इसी तरीके से अब मैं बोलूं कि इसका मोल अंश निकल आया 0.5, तो बी का भी कितना निकलेगा, 0.5 निकलेगा। तो 0.5 और 0.5 जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब जितने भी घटक हों सभी घटकों का जो योग आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, लिखो इस बात को, फिर एक न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। चलो वीडियो को पॉज करके आप लिख लिया करो भाई, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं हम इसके एक न्यूमेरिकल की, ध्यान देना भाई। देखो न्यूमेरिकल, देखो इसका लिखना, 60 ग्राम मेथेनॉल को, देखो क्वेश्चन देखो, 60 ग्राम मेथेनॉल को 120 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। मेथेनॉल व जल का मोल अंश ज्ञात करो। आपने क्या किया भाई, आपने लिया 60 ग्राम मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल, और उसको 120 ग्राम पानी में घोलकर आपने क्या बना दिया, विलयन बना दिया। अब इसमें बोल रहा है आपसे कि मेथेनॉल का भी मुझे मोल अंश बताओ और मुझे जल का भी मोल अंश बताओ। ठीक है, तो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, काय पहले हम लिख लेते हैं मेथेनॉल। ठीक है, चलो मेथेनॉल को मैं नाम दे दूं क्या, ए नाम दे देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम काय को क्या बोल देंगे, जल, और जल को हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो ऊपर किसके मोल रखेंगे, जल के मोल रखेंगे, नीचे किसके मोल रखेंगे, टोटल मोल, जल के भी और किसके मेथेनॉल के। मेथेनॉल का मतलब एक कार्बन और ऑल का मतलब OH, तो अणुसूत्र क्या होगा, CH3OH। इसी तरीके से यहां हम देखें तो ऊपर किसके निकालने हैं, मेथेनॉल के, तो ऊपर किसके मोल रखेंगे, ऊपर मोल रखेंगे हम मेथेनॉल के, नीचे हमें टोटल मोल रखने हैं, तो टोटल में तो पानी भी आ गया और मेथेनॉल भी आ गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने बना लिया, वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो पहले किसके मोल निकाल लेते हैं, मेथेनॉल के मोल। तो CH3OH किसका फॉर्मूला है, ये मेथेनॉल। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते आप। अणुभार कैसे पता करोगे, अरे मोल का सूत्र क्या होता है, मेथेनॉल के मोल का सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो चलो भार तो आपको दे रखा है, मेथेनॉल का भार कितना दे रखा है, 60 ग्राम। अब अणुभार तो किससे निकलेगा भाई, अणुभार तो उसी से निकलेगा ना, फॉर्मूले से। जब फॉर्मूला आपको पता होगा तभी तो अणुभार निकाल पाओगे। और अणुभार निकालो इसका, चलो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना 1, 3 और 1 हाइड्रोजन कितने 4, और ऑक्सीजन कितना 16, 16 और 4 20, 20 और 12 कितने हो गए 32। तो इसका कितना आया 32 ग्राम मोल इनवर्स। तो 32 का रख दो, भाग लगा दो, भाग लगाओगे तो क्या आएगा 1.875। ठीक है, ये आ गया इसके मोल। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम मोल इनवर्स। अब देखो, अच्छा मोल है क्या, मोल है तो यूनिट मत लिखो भाई। ठीक है, इतने मोल निकल के आ गए। फिर इसके बाद क्या होगा, जल, तो जल के मोल निकाल लो। जल क्या है, H2O, जल के मोल। अब जल का भार कितना दे रखा है 120 ग्राम। ठीक है, बट जल का अणुभार 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 कितना हो गया 18 ग्राम मोल इनवर्स। तो 18 का भाग लगा दो। अब 120 में आप 18 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 6.666 आएगा। तो 6.6667 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 से जब बड़ी एक चीज होती है तो सामने वाले में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मोल निकाल लिए, अब फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा भाई, रख दो फॉर्मूले में, एक्स मेथेनॉल रखो। NH3 के मोल कितने हैं, CH3OH के 1.8
1.875 बटे जल के मोल 6.667 प्लस 1.875, ठीक है। अब इसको आप जोड़ो और जोड़ के किस में भाग लगा देना, 1.875 में आप भाग लगा देना। तो जब जोड़ोगे तो जोड़ोगे नीचे क्या वैल्यू आएगी, 8.542 और इसका भाग लगा दो किसमें, 1.875 में आप इसका भाग लगा दो। देखो भाई, भाग ये जोड़ बाकी गुणा भाग आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। आप अब ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे 12वीं क्लास में आके कि आपको यहां पर भाग देकर बताया जाए, ठीक है ना। इतनी मेहनत तो हमको खुद को भी करनी पड़ेगी, ये बात आप भी समझते हो। तो जब भाग दोगे तो कितना आएगा, इसका 0.22 आएगा। तो अब मैं जल का वैसे भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, मुझे पता है भाई एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। तो अगर मैंने एक्स ए का निकाल लिया तो एक्स बी का निकाल सकता हूं 1 माइनस एक्स ए। एक में से किसका घटा दूं, एक्स ए का घटा दूं तो मुझे एक्स बी के मोल मिल जाएंगे, तो मुझे जल के मोल मिल जाएंगे। मैं एक में से क्या घटा देता हूं, 0.22 घटा देता हूं, तो जल के मोल कितने आ जाएंगे, जल का मोल अंश कितना आ जाएगा 0.78, ठीक है। और एथेनॉल का मोल अंश कितना आ गया 0.22। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एक्स ए और एक्स बी को जोड़ते हो तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। तो 0.78 और 0.22 को जोड़ोगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहां ये पूरा फॉर्मूला हमने लिखकर इसके पूरे अच्छे से न्यूमेरिकल हमने पढ़ लिए हैं। देखिए भाई, आप इसको एक बार लिख लो, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने कंसंट्रेशन की सारी टर्म अच्छे से पढ़ लिए हैं। आप इनको घर पर एक बार पढ़ो, जितने भी न्यूमेरिकल मैंने पढ़ाए हैं एक बार घर पे रफ में दोबारा से रफ पेज में उनका क्या करो, एक्सरसाइज करो। मिलते हैं इसी तरीके के अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।